Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, we are going to talk about anti-anginal drug today, or you can say that pharmacology of angina pectoris. We already have divided this lecture into three parts. पहले part में about angina pectoris को discuss करेंगे and its pathophysiology and different types. इसी part में inshallah we will discuss about the classification of drug use in angina pectoris. Second part में प्रोटोटाइप ड्रग, वेजोडाइलेटर्स, नाइट्राइट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे लास्ट थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह अबाउट द रिमेनिंग ड्रग ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स, बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड न्यू ड्रग्स यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस. स्टार्ट करेंगे विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. After this part of lecture, student, you must be able to first define what is angina pectoris and describe its types and pathophysiology. Secondly, you must be able to classify anti-anginal drugs. Start करेंगे with angina pectoris. What is angina? Yes, angina pectoris is a recurrent pain in the chest, neck, shoulder or arm. It is a recurrent pain, बार होता है patient को. It is caused by the transient episode of myocardial ischemia due to an imbalance in oxygen supply and demand. क्यों होता है? Basically the coronary blood flow is inadequate for the need of the heart. You can say that coronary artery disease or ischemic heart disease. Ischemic heart disease basically most common cardiovascular disorder है और myocardial ischemia कि मेन जो कंडीशन है वो एंजाइना पेक्टोरिस है. सो वी नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना पेक्टोरिस की मेन थ्री टाइप है. मेन फर्स्ट टाइप स्टेबल एंजाइना. स्टेबल एंजाइना मीन्स क्लासिक एंजाइना, एंजाइना ऑन एफर्ट और अथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना. अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आती है इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल. अगर आप डायग्राम देखें यू कैन सी दैट द नॉर्मल कोरोनरी वेसल्स का नॉर्मल डायामीटर एज कंपेयर टू डिजीज्ड अथेरोस्क्लेरोटिक जो वेसल्स हैं जिसमें कंपोजिशन है प्लैग फॉर्मेशन विद कोलेस्ट्रॉल और सम डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम आयन. ये चोक करता है वेसल्स का डायमीटर. यू कैन सी दैट द ऑब्स्ट्रक्शन है जो आपका फ्लो जो सप्लाई है ब्लड की वो कंप्रोमाइज़ करता है. तो मेनली ये एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना भी इसको कहते हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना अकर इन व्हेन एवर द ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. तो आपको रिकरेंट पेन होता है क्योंकि ये मोस्टली एक्सर्शनल एक्टिविटी के साथ होता है. तो समटाइम वी कंसीडर एंजाइना ऑफ एफर्ट. Second type is unstable angina. We can say that acute coronary syndromes. क्या होता है? The chest pain occur with increased frequency of the precipitating by the progressively less effort. थोड़ा सा भी आप चलते हैं as compared to stable angina, unstable angina में progressively less effort से भी ये पेन स्टार्ट होता है. It is a medical emergency if untreated may progress to myocardial infarction. क्या चेंज है as compared to स्टेबल एंजाइना? यहाँ आप देखें अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस के साथ जो प्लैक फॉर्मेशन, कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम एक्सेट्रा, साथ ब्लड क्लॉटिंग भी है और ब्लड क्लॉट कैन फर्दर चोक करते हैं, फर्दर अक्लूड करते हैं द नॉर्मल डायामीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स. और यहाँ आप देखें कितना सिग्निफिकेंट यूज़ है प्रोफिलैक्टिक मैनेजमेंट ऑफ एस्पिरिन यूज़ इन एंजाइना. तो एस्पिरिन जो बेसिक प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, बेसिक जो ब्लड क्लॉट की जो फॉर्मेशन को इनिशियल स्टेप में रोकता है. तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं विथ एंटी-एंजाइनल ड्रग एज ए प्रोफिलैक्टिक मैनेजमेंट टूवर्ड्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. और अगर ये क्लॉट फॉर्मेशन है और पेशेंट विद अनस्टेबल एंजाइना अगर आप ट्रीट नहीं करते तो पेशेंट
जा सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ। वेरिएंट एंजाइना, थर्ड पार्ट ऑफ एंजाइना। क्या होता है बेसिकली एंजाइना? एंजाइनोस्पास्टिक एंजाइना और कह सकते हैं प्रिज्मेंटल एंजाइना। अगर आप स्टूडेंट देखें एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेसल्स, सम टाइम ये वेसल्स स्पाज्म में कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, स्पाज्म में चले जाते हैं, और इसी तरह इसको हम एंजियोस्पास्टिक एंजाइना है और एंजाइना एट रेस्ट। कई दफ़ा रात के वक्त सोते हुए एंजाइनल अटैक होता है ड्यू टू जो आपकी कोरोनरी वेसल्स हैं वो स्पाज्म की तरफ चली जाती है। अनकॉमन अकर एट रेस्ट एंड ड्यू टू रिवर्सिबल कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। और लास्ट में अगर हम देखें ये 3 टाइप्स जो एंजाइना है इनकी मिक्स्ड फॉर्म भी सम पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं विद मिक्स्ड फॉर्म ऑफ एंजाइना, और ये बेसिकली एडवांस्ड डिजीज़ है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। स्टूडेंट इस पिक्चर में एक दफ़ा आपको रिवाइज कराऊँ, द नॉर्मल diameter of normal conducting vessels or resistance vessels in rest or in exercise. जब exercise करेगा due to activation of beta-2 receptor sympathetic nervous system they can able to dilate our vessels. Resistance vessels भी और conducting vessels जो fulfill करती है normal demand of myocardium. On the other hand, classical anginas, एंजाइना में ये जो डायमीटर है ये कंप्रोमाइज्ड है, डिजीज़्ड है, इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस है, जो प्लेग फॉर्मेशन है वो इसका टोटल जो ल्यूमेन है उसको चोक करता है, ओक्लूजन कैन डिक्रीज द ब्लड फ्लो, और यही डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो कैन प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम्स लाइक एंजाइना पेक्टोरिस। इन द अदर हैंड लास्ट में वेरिएंट एंजाइना को देखें, नॉर्मल एंजाइना, नॉर्मल कैरोटिड वेसल्स और स्पाज्मोटिक जो स्पाज्म के साथ वेसल्स कंस्ट्रिक्शन है जो डिक्रीज़ करती हैं फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ ऑक्सीजन डिमांड। मेन पैथोलॉजी क्या है, या तो ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है ज़रूरत से, या फिर आपका जो सप्लाई है वो कंप्रोमाइज्ड है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। स्टूडेंट अगर हम देखें जो मेन बेसिक्स हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना के, एंजाइना पेक्टोरिस, जिसमें मायोकार्डियम ऑक्सीजन डिमांड है और सप्लाई है ऑक्सीजन की। अगर डिमांड एंड सप्लाई फुलफिल करते हैं टोटल रिक्वायरमेंट, अगर डिमांड इज़ इक्वल टू द सप्लाई तो हम कहते हैं ये बैलेंस्ड है, देयर इज़ नो एनी इशू, नो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन इस्कीमिया और एंजाइना पेक्टोरिस। अदरवाइज अगर डिमांड सप्लाई पूरा नहीं करता, डिमांड ज़्यादा है और कंप्रोमाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या मायोकार्डिक इस्कीमिया डेवलप होता है। सो वी हैव डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर हैं जो डिमांड को ज़्यादा करते हैं और वो फैक्टर जो ऑक्सीजन सप्लाई पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। जो मेन डिमांड ऑक्सीजन, जो मायोकार्डियल इन डिमांड है, वो मेन जो पैरामीटर्स हैं, जो मेन डिटरमिनेंट्स हैं, वो हार्ट रेट, कंट्रैक्टिलिटी एंड वॉल स्ट्रेस है। मायोकार्डियम वॉल स्ट्रेस मीन प्री लोड एंड आफ्टर लोड। इन द सेम सेंस सप्लाई में जो मेन फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स हैं, कोरोनरी ब्लड फ्लो है और रीजनल मायोकार्डियल ब्लड फ्लो है एक्टिविटी। हम इनको थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं, जो मेन डिटर्मिनेंट्स हैं, वो वॉल स्ट्रेस है। डिपेंड अपॉन द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर रेडियस और वॉल थिकनेस, बेसिकली प्री लोड एंड आफ्टर लोड। बेसिकली इंक्रीज़ करते हैं नॉर्मल वॉल स्ट्रेस को। सेकंड में हार्ट रेट है, इंक्रीज़ द हार्ट रेट कैन इंक्रीज़ द ऑक्सीजन डिमांड, एंड लास्ट में अगर आप देखें कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। ये 3 फैक्टर्स हैं, 3 मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं जो मायोकार्डिक ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं।
इसके साथ कुछ माइनर एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल माइनर डिटर्मिनेंट्स में एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी और रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ मायोकार्डियम जो एनर्जी यूज़ करते हैं आफ्टर द मेटाबॉलिज्म एटीपीज, वो अगर डिपेंडेड है ऑक्सीजन के, जितने एटीपीज ज़्यादा होंगे जितनी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उसी तरह ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज़ करती है। हम सम टाइम इनकी एनर्जी को, इनकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हम एटीपी डिराइव करते हैं उस मेटाबॉलिज्म से जहाँ से हमें ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा ना हो और ऑक्सीजन डिमांड पे हम अपना फुलफ़िल कर सकें उसकी रिक्वायरमेंट को। तो ये हम अमूमन माइनर फैक्टर्स को जब यूज़ करते हैं जब हमने एडवांस स्टेज में अगर पेशेंट ट्रीट नहीं होता विथ नॉर्मल एंटी एंजाइनल ड्रग्स से, तो फिर हम सम टाइम न्यू मेडिसिन है हमारी जो हमारे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म पे कंट्रोल रखती है और फर्दर ऑक्सीजन डिमांड पे कंट्रोल करती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो, द सेकेंड ऑक्सीजन सप्लाई है। जो कोरोनरी ब्लड फ्लो जो मेन सप्लायर हैं ऑक्सीजन के टूवर्ड्स मायोकार्डियम, उनके मेन जो डिटर्मिनेंट है फर्स्ट इज़ परफ्यूजन प्रेशर, एओर्टिक डायस्टोलिक प्रेशर और ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल। स्टूडेंट अगर आप डायग्राम देखें और आप एनाटॉमी जानते हैं, जो मेन कोरोनरी वेसल्स हैं इन द ब्रांच ऑफ एओर्टा से अराइज होते हैं और मायोकार्डियम को परफ्यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग डायस्टोलिक इनकी परफ्यूजन है और अगर ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल ज़्यादा होगा तो ये परफ्यूजन एक्टिविटी टूवर्ड्स मायोकार्डियम ये इंक्रीज़ करती है। और इन द सेम सेंस इनकी जो वेसल्स के बेड रेजिस्टेंस है, जो इनकी कंट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल करते हैं एलिमेंट्स, वो मेन फैक्टर्स हैं जो हम इनके डिटर्मिनेंट्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है परफ्यूजन प्रेशर, एओर्टिक डायस्टोलिक प्रेशर एंड देन ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल, जितनी देर तक डायस्टोल रहेगा। हार्ट रेट अगर इंक्रीज़ है तो डायस्टोलिक ड्यूरेशन शॉर्ट होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कंप्रोमाइज्ड होगी। अगर हम हार्ट रेट को कंट्रोल में रखते हैं तो डायस्टोलिक ड्यूरेशन इंक्रीज़ करता है और इसी तरह पेशेंट का जो परफ्यूजन प्रेशर है या जो परफ्यूजन है उसका ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ होता है। लास्ट में जो कोरोनरी वैस्कुलर बेड रेजिस्टेंस है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। देयर आर 4 मेन फैक्टर्स जो अमूमन वैस्कुलर टोन को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट, stabilizing or preventing depolarization of the vascular smooth muscle cells membrane first. Second में decreasing intracellular calcium level, and you know that intracellular calcium can increase the contraction or increase the total peripheral resistance of the vessels. थर्ड में इंक्रीजिंग साइक्लिक AMP और साइक्लिक AMP का इफ़ेक्ट थ्रू beta-2 रिसेप्टर। अगर आप जानें वेसल्स में वेसल्स डायलेटरी इफ़ेक्ट है, वेसल्स को डायलेट करता है। इन द सेम सेंस फोर्थ में अगर आप देखें इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिक GMP जो ग्वाइनालाइल साइक्लिस की मेन एक्टिविटी है, जो कंट्रोल करता है ओवरऑल फर्स्ट स्टेबलाइजिंग और preventing the depolarization of the vascular muscle, second decreasing intracellular calcium level, फिर increasing cyclic ANP and cyclic GMP। स्टूडेंट अगर आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, कैटसन की डायग्राम है जिसमें मेन फैक्टर है कंट्रक्शन ऑफ द वेसल्स or dilatation of the vessels. Contraction due to influx of calcium, special type of L type of calcium जो channels हैं present होते हैं cardiovascular smooth muscles में। inflow of the calcium जब intracellular आता है with a special type of protein calmodulin के साथ अटैच करके complex बनाता है। ये complex basically एक्टिवेट करता है special enzyme myosin light kinase enzyme की एक्टिवेशन होती है और एक्टिव साइट ऑफ दिस काइंड ऑफ एंजाइम दे कैन एक्टिवेट मायोसिन लाइट चेन एक्टिविटी ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द वेसल्स। मायोसिन लाइट चेन फिर एक्ट करता है विद एक्टिन और एक्टिन मायोसिन
ये जो कंट्रक्टाइल फोर्सेस हैं ये एक्टिवेट होती हैं ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ या इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम, और ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है। इन द सेम सेंस साइमल्टेनियसली इनको कंट्रोल, इनका काउंटर इफेक्ट वेजोडाइलेटरी इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया फर्स्ट, increase the outflux of potassium, hyperpolarization can stop the depolarization of tissue. Second, we can block the calcium influx, और कैल्शियम इनफ्लक्स को ब्लॉक करके वेसल्स को डायलेट कर सकते हैं। थर्ड वन में एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी बेसिकली एंजाइम जो एक्टिवेट करता है कैल्शियम विद कलम्यूडिन कम्प्लेक्स, इसको डीएक्टिवेट करता है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज की डीएक्टिवेशन विद द इंक्रीज ऑफ साइक्लिक एएमपी, और साइक्लिक एएमपी विद द एक्टिवेशन ऑफ बीटा-2 रिसेप्टर। बीटा-2 रिसेप्टर मोस्टली वेसल्स में वेसल्स डायलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी में डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया है। थर्ड वन में साइक्लिक एएमपी की इंक्रीमेंट। लास्ट में फोर्थ में इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिक जीएमपी। साइक्लिक जीएमपी विद द एक्टिवेशन ऑफ ग्वानिलाइल साइक्लेज क्या करता है, बेसिकली डीफॉस्फोरिलेट करता है स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन की जो मेन फॉस्फोरिलेशन है विद एंजाइम मायोसिन लाइट चेन काइनेज। जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज इनएक्टिव मायोसिन को डीफॉस्फोरिलेट एक्टिवेट करता है और फिर एक्टिन के साथ ये कंट्रक्शन करता है। बेसिकली इसकी एक्टिविटी को डीफॉस्फोरिलेशन में चेंज इनएक्टिव फॉर्म में विद द हाई लेवल ऑफ साइक्लिक जीएमपी इसको डीएक्टिवेट करता है। द मेन एक्शन जो मेन स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल्स पे जिनका मेन इफ़ेक्ट्स हैं वो दे आर 4 टाइप ऑफ इफेक्ट्स। आप सोचोगे हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं इन एक्शंस पे, क्योंकि मोस्टली हमारे जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं उनके एक्शन, अगर वो ब्लड सप्लाई है, डिमांड है और या सप्लाई है, दोनों को कंट्रोल करने में जो हम मेडिसिन यूज़ करेंगे उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन पे बेस करते हैं। ओके जी, एंजाइना एंटी एंजाइनल ड्रग्स इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ मायोकार्डिक ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई बाय, किस तरह, वी कैन डिक्रीज द डिमांड बाय रिड्यूसिंग द कार्डियक वर्कलोड, or we can increase the supply by dilating the coronary vessels, or combination of both. स्टूडेंट्स, मेरा आपसे क्वेश्चन है वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कार्डियक एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं? गुड, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, वेरी गुड, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स जो नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन्स जिनका मोस्टली एक्शन हार्ट पे है, और ये हार्ट पे उसके वर्कलोड को, ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करते हैं। इन द सेम सेंस वी कैन इंक्रीज द सप्लाई बाय द डायलेटिंग और डायलिटेशन ऑफ द कोरोनरी वेसल्स, और मोस्टली वी हैव vasodilators, और जो मेन प्रोटोटाइप ड्रग है इन एंजाइना पेक्टोरिस, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। सो एंटी एंजाइनल ड्रग्स में मेन ग्रुप आर ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स, और सी में बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स। अगर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं इन 3 ग्रुप से और बेटर कंट्रोल है तो हम इसी तरह पेशेंट में ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। सम टाइम इन एडवांस स्टेज में पेशेंट आपके पास आता है जिससे उसका एंटी एंजाइनल इफेक्ट सबसाइड नहीं होता, और सम टाइम वी कैन यूज़ न्यू एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो मोस्टली पोटाशियम ओपनर है, डीपोलराइजेशन ऑफ टिश्यू को सबसाइड करती हैं। समटाइम मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स हैं जो मेटाबॉलिज्म हार्ट की है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, उसमें जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम करते हैं। हम इन ड्रग को डिटेल के साथ 3rd पार्ट में डिस्कस करेंगे। और कुछ डायरेक्ट ब्रेडिकार्डिक एजेंट है जो हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। सो वी हैव मेन ग्रुप आर ऑर्गेनिक नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। न्यू में पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर्स, मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स और डायरेक्ट ब्रेडिकार्डिक ड्रग्स।
Okay, अभी आते हैं about the classification of anti-anginal drugs. The group of medicine we are using to treat the angina pectoris. First is organic nitrates or nitrites. So we have basically short acting and long acting. Short acting में most prototype drugs sublingual nitroglycerin है, फिर then isosorbide dinitrate sublingual जिसका mostly short acting है about 10 to 60 मिनट, सबलिंगुअल जो नाइट्रोग्लिसरीन है 10 to 30 मिनट्स, और माइल नाइट्रेट इनहेलेटरी है 3 to 5 मिनट्स. सेकेंड लॉन्ग एक्टिंग जिसका मोस्टली ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 5 to 10 आवर्स, जिसमें मेन नाइट्रोग्लिसरीन 2% ऑइंटमेंट है ट्रांसडर्मल पैचेस में. इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है 3 to 6 आवर्स इसकी ड्यूरेशन है एक्शन की. नाइट्रोग्लिसरीन स्लो रिलीज बक्कल 3 to 6 आवर्स है. नाइट्रोग्लिसरीन ओरल सस्टेन्ड एक्शन है 6 to 8 आवर्स. नाइट्रोग्लिसरीन स्लो रिलीज पैचेस और ट्रांसडर्मल इसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट 10 आवर्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट सबलिंगुअल 1.5 से 2 घंटे हैं. आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट टेबलेट्स हैं 2 to 3 आवर्स हैं. इसी तरह डाइनाइट्रेट ओरल है और मोनोनाइट्रेट का जिसका डिफरेंट रूट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. सो वी हैव मेन शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट नाइट्राइट्स एंड लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स. इसके साथ सेकेंड ग्रुप calcium channel blocking agents. Calcium channels blocker, we have two type of calcium channel blocking agents, dihydropyridines or non-dihydropyridines. Dihydropyridines में main prototype drug is nifedipine or amlodipine like drugs, और non-dihydropyridine में verapamil or diltiazem like drugs we can use. We already have knowledge about the मेन एक्शन ऑफ डाईहाइड्रोपेरिडीन्स का जो वैसल्स पे है, एंड नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन्स का मोस्टली एक्ट ऑन मायोकार्डियम पे है. वेरापामिल डिल्टियाजिम जो नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन है हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं. इन द सेम सेंस डाईहाइड्रोपेरिडीन वैसो डायलेटरी इफेक्ट वैसल्स पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. सी ग्रुप में beta-Adrenoceptor blocking agents हैं जिसमें cardio-selective and non-cardio-selective. Mostly we are using cardio-selective atenolol, bisoprolol, metoprolol like drugs जो decrease करते हैं normal heart rate को. अगर वो tachycardia में है patient को increase heart rate can increase the oxygen demand as well. फिर new drugs हैं anti-anginal drugs. मेन ड्रग पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर्स है, निकोरांडिल ड्रग है. सेकंड मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर रेनोलाजीन और ट्राइमेटाजिडीन लाइक ड्रग्स. और लास्ट में डायरेक्ट ब्रेडिकार्डिक एजेंट है इवाब्रेडिन. हम इनको थर्ड पार्ट में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया अबाउट द एंजाइना पेक्टोरिस, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस और इट्स टाइप. लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स. अस्सलाम वालेकुम.